नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीखने की आवश्यकता की पहचान, यानी अधिगम की आवश्यकता की पहचान टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने सीखने की आवश्यकता की पहचान टॉपिक से रिलेटेड 10 प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम 11th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सुपर टेट में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या फिर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। चलिए जानते हैं कि 11th क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। तो देखिए 11th क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, यानी कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट बताते हैं अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकंड है इच्छा, ऑप्शन थर्ड है सीखने का समय और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। तो बताइए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो आपने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा है अधिगम की आवश्यकता की पहचान में, कि अधिगम क्या होता है, अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अधिगम के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आपको ये बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं इनमें से कौन सा फैक्टर है, यानी कौन सा कारक है जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी है इच्छा, यानी कि जो आपकी जो इच्छा है वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर आपको सीखने का मन है तो आप सीखेंगे, अदरवाइज आप नहीं सीखेंगे, तो ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। और सीखने का एक निश्चित समय भी होता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप जो है बिना समय के ही आप अधिगम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक निश्चित समय भी होते हैं और इंसान जो है या जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष के बालक को आप 10th क्लास में भेज देंगे और वो चीज़ों को सीखने लगेगा। उसके लिए वो सीखने का सही समय नहीं है। जब वो 10th क्लास के प्रश्नों को देखेगा तो उसके लिए उसकी एक निश्चित आयु होनी चाहिए, तो उसी समय वो उस चीज़ को सीख पाएगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये तीनों ही फैक्टर जो है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कि ये सभी, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इस तरीके के प्रश्नों को आपको देखने से ये सेंस बिठाना पड़ता है कि कौन से पॉजिटिव है। देखिए सीखने का जो समय होता है ये बिल्कुल सही बात है कि सही समय पर ही व्यक्ति चीज़ों को सीखता है। ठीक, अब इच्छा का मतलब यदि आपके अंदर इच्छा होगी तो ही आपको सीखने का मन करेगा। जब आपका मन आपके साथ नहीं होगा, यानी आपको इच्छा नहीं होगी, तब आप सीखने के लिए भी इच्छुक नहीं होंगे या आप सीख भी नहीं पाएंगे जबरदस्ती। ठीक, और अभिप्रेरणा जो है वो भी आपके सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो आपकी सीखने की गति को बढ़ाते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन बेस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाता है फोर्थ, ये सभी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और आपने क्वेश्चन का राइट आंसर भी लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि देखिए अध्यापन मतलब जो आपकी टीचिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब आप किस लिए, आपका उद्देश्य क्या है, आपका जो परम उद्देश्य है जब आप अध्यापन करते हैं तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि उचित दिशा में प्रभावी बनाना, ऑप्शन सेकंड कहता है अधिगम को प्रभावित बनाना, ऑप्शन थर्ड कहते हैं अर्थपूर्ण सीखना और ऑप्शन फोर्थ कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर कि आपके हिसाब से एज अ टीचर जब आप टीचिंग करते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या आप उचित दिशा में प्रभावी बनाना चाहते हैं, यानी कि जो बालक की दिशा है उस दिशा में प्रभावी बनाना चाहते हैं, या अधिगम को प्रभावी बनाना चाहते हैं, या फिर अर्थपूर्ण सीखना चाहते हैं, यानी कि अर्थ के हिसाब से पूर्ण अर्थ को जान लेना ही आपका मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और किसी भी कक्षा में पढ़ाते हैं तो जो भी टॉपिक आपके सामने दिए हुए होते हैं उस दिशा में आपको प्रभावी बनाना आपका मोटिव होना चाहिए। जब आप अपने फील्ड में हर एक दिशा में जो दिशाएं आपको दी गई हैं उस दिशा में जब आप प्रभावी बनाएंगे और वो सारी चीजें जब एकत्रित होंगे तब उस बच्चे का जो या उस बालक का जो व्यक्तित्व होगा वो आप
आपको देखने को मिल पाएगा उचित तरीके से। तो इसीलिए अध्यापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। देखिए, अधिगम तो प्रभावी तभी बन पाएगा जब आप उस बच्चे को उचित दिशा में प्रभावित करेंगे, यानी कि उसे उचित दिशा में प्रभावी बनाएंगे तो उसका अधिगम भी प्रभावी हो पाएगा और वो अर्थपूर्ण तरीके से सीख भी पाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है उचित दिशा में प्रभावी बनाना। आई होप आपने क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे और आपने इसका राइट आंसर भी लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 13th क्वेश्चन, कौन सी विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? यानी कि कौन सी विधि है जो सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है। देखिए, सामाजिक संदर्भ के संबंध में, यानी कि जो सामाजिक संदर्भ है उसके संबंध में विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है, ऐसी कौन सी विधि है? समूह परिचर्चा, अनुकूलन, प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार। देखिए, साक्षात्कार से आपका सामाजिक संदर्भ के संबंध में अधिगम नहीं हो पाएगा, ना ही अनुकूलन से हो पाएगा और ना ही प्रश्नावली से, क्योंकि जब आप समूह चर्चा करते हैं, ग्रुप में चर्चा करते हैं, तो वहां पर आपके सामाजिक संदर्भ में जो संबंध है वो विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचा पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संदर्भ के संबंध में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समूह परिचर्चा। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। मैजिक लैंटेन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? देखिए, मैजिक लैंटेन का मतलब लैंटेन का यूज आप किसके लिए करते हैं? किसी भी चीज को सुनने के लिए तो आप बिल्कुल भी नहीं करते। दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य सामग्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य के लिए तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। लालटेन की हेल्प से आप देखते हैं, क्योंकि आप प्रकाश को यानी कि लाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए दृश्य श्रव्य आने से आप नहीं करेंगे और इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? दृश्य सहायक। यानी कि लालटेन का यूज आप किस लिए करते हैं? देखने के लिए करते हैं। तो ये किस लिए हेल्प करते हैं आपको? दृश्य सहायक में, यानी देखने में आपको हेल्प करते हैं, इसलिए दृश्य सहायक इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या उचित होता है? देखिए, अगर आप कक्षा में इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट को यदि आप बना के रखना चाहते हैं, तो एज अ टीचर आपके लिए क्या होना चाहिए? एज अ टीचर आपको प्रश्न पूछना चाहिए, या फिर श्यामपट्ट पर समझाना चाहिए, या फिर आपको अन्वेषण करना चाहिए यानी कि एज अ टीचर, या फिर आपको मूल्यांकन करना है। तो देखिए, जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उससे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं बनता, और ना ही आप श्यामपट्ट पर समझाने से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब आप श्यामपट्ट पर समझाते हैं वो पीछे से आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पढ़ाई को इंटरेस्टेड नहीं बना सकते। और जब आप स्वयं अन्वेषण करते हैं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब आप खुद खोज करते हैं तो आप खुद उस खोज में खो जाते हैं, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके साथ इन्वॉल्व ना होकर वो अपने ही गतिविधियों में वो मस्त रहेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो उनमें इंटरेस्ट कभी नहीं डेवलप हो पाएगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को यदि आप बना के रखना चाहते हैं तो एज अ टीचर आपको उनसे प्रश्न पूछना होगा। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे बिल्कुल शांत होंगे और कहीं ना कहीं वो अपनी सोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कहा कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है, तो जैसे ही आप ऊर्जा के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे जिसको पता होगा वो आपको बताने की कोशिश करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो सोचने की कोशिश करेगा कि ये ऊर्जा शब्द को मैंने पहली बार सुना है या इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अपनी सोच को उस क्वेश्चन के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा और इसका मतलब उनका जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित हो जाएगा, यानी कि उनमें इंटरेस्ट डेवलप होने की कोशिश हो जाएंगे। बट यदि आप श्यामपट्ट पर समझाते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो आ जाएगा, हो सकता है कि आप उसमें समझाते हुए अपने आप को खो लें, बट इसमें
बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और मूल्यांकन करने से भी बच्चों में जो है इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता और ना ही अन्वेषण करने से, क्योंकि प्रश्न पूछने से ही बच्चों में रुचि का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए एज अ टीचर आपका रोल होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप समझाते हैं उस पर आधारित आप प्रश्नों को पूछें, ताकि आपको भी अंदाजा हो पाए कि जिस टॉपिक को आपने बच्चों को समझाया उसको कितने हद तक उनको समझ आया होगा, इस बारे में भी आपको नॉलेज मिल पाएंगे। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण एवं अधिगम में अंतर बताइए। देखिए आपको शिक्षण और आपको अधिगम में डिफरेंस बताने, यानी कि क्या अंतर है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना, यानी क्या आपके हिसाब से शिक्षक अधिक क्रियाशील होते हैं अधिगम में? मतलब आपके हिसाब से शिक्षण जो है, यानी कि शिक्षण तो टीचर करता है, तो क्या वो अधिक क्रियाशील होता है? या फिर ऑप्शन बी है छात्र का अधिक क्रियाशील होना, क्या अधिगम जो करते हैं वो छात्र करते हैं तो छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं? या फिर ए व बी दोनों? और या फिर ऑप्शन नंबर डी है अधिगमकर्ता का निम्न स्तर। तो बताइए शिक्षण एवं अधिगम में अंतर बताए। तो अधिगमकर्ता का निम्न स्तर, यानी कि अधिगमकर्ता जो अधिगम कर रहा है वो छोटे स्तर का है, ऐसी सोच तो आपकी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अब देखिए शिक्षण में शिक्षक अधिक क्रियाशील होता है और अधिगम में छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं, और इनमें डिफरेंस ये है कि ए और बी दोनों है, तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन आपका ए व बी दोनों, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। मतलब शिक्षण अधिगम में शिक्षक भी अधिक क्रियाशील होता है और छात्र भी अधिक क्रियाशील होते हैं। शिक्षक जब अधिक क्रियाशील होते हैं उसको हम शिक्षण कहते हैं, और जो छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं तो उसको हम अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण और अधिगम में यही डिफरेंस होते हैं कि दोनों के दोनों अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए व बी दोनों हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 17 क्वेश्चन देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में किसका अधिक ध्यान रखना आवश्यक होता है। देखिए जो शिक्षण प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है, इसमें अधिक ध्यान रखना आवश्यक होता है, यानी किसका अधिक ध्यान रखना आवश्यक होता है? सरल एवं सुलभ पाठ्यक्रम का ध्यान रखना अधिक आवश्यक होता है, या फिर सक्रिय सहभागिता, मतलब एक दूसरे में भाईचारे वाली भावनाएं होनी चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करने वाली क्रियाएं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है? या अध्ययन सामग्रियों की उपलब्धता, जो अध्ययन की सामग्रियां हैं जिनके माध्यम से हम अधिगम कर सकते, अध्ययन कर सकते हैं, वो उपलब्ध होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए? या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए जब आप टीचिंग प्रोसेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कौन कौन सी चीजें आपके लिए आवश्यक है, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सरल एवं सुलभ पाठ्यक्रम होना, यानी कि पाठ्यक्रम जितना सिंपल और समझने योग्य होगा वही उतना ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सक्रिय सहभागिता, मतलब जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो बच्चों में किसी तरीके के मतभेद नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के हेल्प में सहभागी होनी चाहिए, इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है अध्ययन सामग्रियों की उपलब्धता, यानी कि जो आप अध्ययन कराना चाहते हैं उसके लिए जो जो सामग्री आपको चाहिए वो सारे के सारे उस समय उपस्थित होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए, तभी आपकी टीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि किस प्रकार एक अध्यापक बच्चों के लिए बेहतर समस्या समाधान करता होता है, यानी कि एक टीचर, एक अध्यापक बच्चों के लिए बेहतर समस्या समाधान करता होता है, किस प्रकार से होता है? वह बच्चों को अवसर प्रदान करके ऐसे अच्छे समस्या समाधान करता होते हैं, या मूल्यांकन करके अच्छा समस्या समाधान करता हो सकते हैं, या व्यवहार परिवर्तनशीलता द्वारा बेहतर समस्या समाधान करता हो सकता है, या फिर अधिगम प्रक्रिया द्वारा। बताइए आपकी एक टीचर बच्चों के लिए बेहतर समस्या समाधान करता कैसे हो पाएगा? क्या वो अवसर प्रदान करके हो पाएगा, या फिर मूल्यांकन करके हो पाएगा, या फिर व्यवहार परिवर्तनशीलता द्वारा, या फिर अधिगम प्रक्रिया द्वारा? तो एज अ टीचर्स आपका रोल होता है स्टूडेंट्स कि आप बच्चे को ज्ञान खुद से ना दे,
बच्चों को बस माहौल क्रिएट करके दे, बच्चे उसमें ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके, इस प्रकार के वातावरण को एज अ टीचर आपको बनाकर देना चाहिए। तभी वो बच्चे आपके जो हैं वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। स्वयं से करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज़ को ध्यान रख पाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अवसर प्रदान करके, क्योंकि व्यवहार में आप यदि परिवर्तन करेंगे तो सीखना तो होता है, बट बेहतर समस्या समाधान करता, बेहतर समस्या का समाधान यदि आप करते हैं तो वो बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पाता। जब बच्चा स्वयं से अपनी समस्या का समाधान करता है तो उसके लिए वो अधिगम सबसे इफेक्टिव पूर्ण होता है। इसलिए एज अ टीचर आपका रोल होना चाहिए कि आप बच्चे को अवसर प्रदान करें, ऐसे अवसर प्रदान करके दें जिसमें वो बेहतर अपने तरीके से समस्या का समाधान कर पाए और उनका अधिगम लंबे समय तक स्थायी हो पाए। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, यानी कि देखिए एक टीचर है जो कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं से नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए एक समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि एज अ टीचर कभी भी वो किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं बताती हैं, वो विद्यार्थियों को समूह चर्चा करने के लिए, सहयोगात्मक एक दूसरे को हेल्प करने वाले अधिगम को अपनाने के लिए वो प्रोत्साहित करते, मोटिवेटेड करते हैं कि आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, आप लोग एक दूसरे की मदद कीजिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, इसीलिए वो मोटिवेट करते। तो यह जो उपागम है वो डैश सिद्धांत पर, यानी कि इस डैश के स्थान पर आपको बताना है कि जो ये टेक्निक है, ये जो उपागम है, ये डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है आपके लिए उन्मुखी व्यवहार, कि क्या ये उपागम उन्मुखी व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर यह उपागम वातावरण के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर यह उपागम समूह चर्चा के सिद्धांत पर आधारित है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होता है जब एक टीचर स्वयं किसी भी प्रश्न का आंसर ना बताकर वो बच्चों को एक दूसरे से परिचर्चा करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये जो उपागम होता है वो किस प्रकार का? तो देखिए, ना तो वो उन्मुखी व्यवहार उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, ना ही वो वातावरण के सिद्धांत पर आधारित है, और ना ही वो समूह चर्चा पर, कि सिर्फ वो समूह चर्चा नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि सक्रिय भागीदारी, मतलब ये जो सक्रिय वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो जो क्रिया करते हैं वो पॉजिटिव क्रिया करें, और पॉजिटिव क्रिया करें और एक दूसरे को हेल्प पहुंचाए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बन पाए। यही इस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब वो चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से चर्चा करें ग्रुप में और एक दूसरे के लिए हेल्प करें, ताकि वो क्रिया भी करते रहेंगे और करते करते चीज़ों को सीख जाएंगे, और जब वो करते करते चीज़ों को सीख जाएंगे तो उनका अधिगम जो है वो लंबे समय तक उनको याद रह पाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सक्रिय भागीदारी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। शिक्षण अधिगम का संबंध किससे है? देखिए, जो शिक्षण अधिगम है यानी कि जो टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग का संबंध किससे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक से, ऑप्शन सेकंड है विद्यालय से, ऑप्शन थर्ड है छात्र से, और ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों, यानी कि ए है शिक्षक और बी है विद्यालय दोनों। तो बताने आपको कि शिक्षण अधिगम का जो संबंध होता है किसके साथ रिलेट होता है। तो देखिए, शिक्षण कौन करता है? तो शिक्षण करता है टीचर, ठीक है। और जो शिक्षण है, शिक्षण अधिगम, जो ये शब्द है एक साथ है। तो जो शिक्षण करता है वो टीचर करता है, और टीचर जो शिक्षण करता है उससे जो भी चीजें वो स्वयं सीखते हैं वो कहाँ पर करते हैं टीचिंग? वो विद्यालय में करते हैं, ठीक। तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत संबंध जो है वो सिर्फ शिक्षक से नहीं हो सकता, सिर्फ विद्यालय से नहीं हो सकता, और ना ही सिर्फ छात्र से हो सकता है। इन तीनों ऑप्शनों में यदि आप देखेंगे
तो इसमें से तीनों के तीनों ही बेस्ट है। और शिक्षण अधिगम मुख्यतः करता कौन है? टीचर करता है, क्योंकि टीचर शिक्षण का कार्य तो टीचर का है, अधिगम तो बच्चे का है। तो इसका मतलब शिक्षक वर्ड को तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शिक्षण कार्य तो शिक्षक का है और शिक्षक करता कहाँ पर है? विद्यालय में करता है। तो इसीलिए अगर आप स्टूडेंट चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो इससे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। मतलब शिक्षण अधिगम जो प्रोसेस है, इसको टीचर जब टीचिंग करता है तो वो टीचिंग करते करते भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप फर्स्ट क्लास लेते हैं, फर्स्ट टाइम क्लास लेते हैं और पढ़ाते हैं, और उसके बाद आप 50 टाइम जाकर यानी 50वीं बार जाकर जब आप फिर से पढ़ाने जाते हैं तो आपको स्वयं में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाते पढ़ाते भी सीख जाते हैं। तो जो ये शिक्षण अधिगम कार्य है ये शिक्षक का है, और शिक्षक करता कहाँ पर है? विद्यालय में करता है। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्वेश्चन के सही ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। देखिए स्टूडेंट, छात्र भी अधिगम करता है, लेकिन अगर आप इसमें बेस्ट ऑप्शन देखेंगे जो सबसे ज्यादा, और शिक्षण अधिगम जो रिलेशन है वो टीचर के साथ ज्यादा है, क्योंकि टीचर का कार्य है शिक्षण कराने का। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो डी में समाहित है, और जो टीचर शिक्षण करता है वो कहाँ पर करता है? विद्यालय में। तो वी भी आपके डी में समाहित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट कि सीखने के क्रम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। यानी कि जो सीखने के क्रम है, यानी कि जो लर्निंग का जो सीक्वेंस होता है, उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम यानी कि जो अलग अलग आयाम होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या ये सीखने के क्रम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक आयाम है? क्या इसके एक अंग है? तो क्या आप इसका यूज करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर? बिल्कुल आप करते हैं। सरल से जटिल की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र का आप यूज करते हैं। आगमन से निगमनात्मक यानी कि आप आगमन से निगमन विधि का भी यूज करते हैं। तो ये सीखने के क्रम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सारे के सारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयाम है और ये सीखने के क्रम में हेल्प करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अधिगम के माध्यम कौन कौन से हैं। देखिए अधिगम के माध्यम बताने मतलब जो आप अधिगम करते हैं, जो आप सीखते हैं, उसके लिए आपको कैसे कैसे माध्यम चाहिए होते हैं जहां जहां से आप अधिगम करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है कक्षा और ऑप्शन फोर्थ है डी। तो बताइए आप कहाँ कहाँ से अधिगम कर सकते हैं। आप परिवार से भी अधिगम कर सकते हैं, आप मित्र से भी अधिगम कर सकते हैं और आप कक्षा से भी अधिगम कर सकते हैं। तो तीनों ही इसके राइट ऑप्शन हैं। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं हो सकते। तो ये तीनों कौन से ऑप्शन में समाहित है? ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि अधिगम के लिए माध्यम परिवार भी होता है, मित्र भी होते हैं और कक्षा भी होते हैं। इन तीनों के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आपके लिए स्टूडेंट्स की अधिगम की आवश्यकता की पहचान से रिलेटेड जो आपने प्रश्न किए हैं उस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्वरूप कैसा होता है। देखिए जो सीखने का जो स्वरूप होता है यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सीखते हैं वो कैसा होता है। तो वो जटिल होता है या फिर वो बहुआयामी होता है या फिर वो परिवर्तनशील होता है या फिर ये सभी होते हैं। आपको बताने हैं कि जो सीखने का स्वरूप होता है वो आपके हिसाब से किस प्रकार का होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सीखना इतना आसान नहीं होता, सीखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। कभी आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाते हैं, कभी आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, समय देना पड़ता है। इसीलिए ये जटिल भी है, ठीक है, ये बहुआयामी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, सीखने के बहुत सारे पहलू होते हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और जो सीखना होता है वो परिवर्तनशील भी होता है, यानी कि आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो समय के साथ साथ परिवर्तित भी होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सभी। तो सीखने का स्वरूप कैसा होता है, तो सीखने का स्वरूप जटिल भी होते हैं, बहुआयामी भी होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये
सभी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और आपने देखा कि सीखने की आवश्यकता की पहचान से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। आपने चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझा, कंटेंट को अच्छे से समझा और उस पर आधारित जो आपने प्रश्न देखे उससे आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने होते हैं और कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं और किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।